So students, today we have to do some questions of alcohol phenol ether. Okay. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, arrange the following compounds in increasing order of property indicated against each. Give reason for your answer. इसको इसको और इसको जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। आपके पास है क्या? CH3 CH2 OH, और क्या है? CF3 CH2 OH, और तीसरे वाला क्या है? CCl3 CH2 OH। ठीक। अब ये जो CF3 है, अगर इसको मैं बनाना शुरू करूं तो ऐसे होगा। और इसको भी थोड़ा एलेबोरेट करके बनाते हैं। ये जो CF3 है, इसमें फ्लोरीन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इस क्लोरीन से कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इट मींस ये वाला जो ग्रुप है वो इस पूरी रिंग से ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन जो है वो सारा का सारा प्रेशर किसके ऊपर डालेगा? हाइड्रोजन के ऊपर। यहाँ से प्रोटॉन इजीली निकल जाएगा, क्योंकि ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर ले लेगा। मतलब अगर आपका जो ग्रुप लगा है वो माइनस आई इफेक्ट शो करवाता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही आपका जो अल्कोहल है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें इनमें ये जो ग्रुप लगे हैं, इन सभी ग्रुप में से सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है? CF3 का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा अल्कोहल होगा? ये वाला, क्योंकि इसमें प्रोटॉन बड़े आराम से निकल जाएगा। क्योंकि इसके ऑक्सीजन के का जो इलेक्ट्रॉन जब जो निकलेंगे, जो इस कार्बन ने विड्रॉ करने हैं, और इस कार्बन ने विड्रॉ क्यों करने हैं? क्योंकि ये कार्बन इससे विड्रॉ कर रहा है। तो क्या होगा? इस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही इजी है और यहाँ से प्रोटॉन निकालना उतना ही इजी है। तो इसलिए ये वाला जो अल्कोहल है इसका प्रोटॉन निकालना सबसे इजी। ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ये, क्योंकि ये जो CCl3 है ये वाला, इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। तो होगा क्या? ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये उल्टा इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो प्रोटॉन जल्दी निकल जाएगा। ठीक। तो इट मीन्स ये भी आपका एसिडिक ही है, बट इससे कम एसिडिक है। ठीक। और ये वाला, इसमें तो है ही केस उल्टा। ये जो CH3 है ये उल्टा इलेक्ट्रॉन देता है। ये इसको देगा, ये आगे इसको देगा। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भर भर के होंगे तो यहाँ से ये प्रोटॉन क्यों निकालेगा? इसके ऊपर गुस्सा क्यों निकालेगा? इसका इलेक्ट्रॉन क्यों विड्रॉ करेगा? कोई रीजन ही नहीं है ऑक्सीजन के पास इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसको बाहर निकालने का। तो इस CH3 के प्लस आई इफेक्ट के कारण होगा क्या? यहाँ से प्रोटॉन निकालना उल्टा डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसके केस में, इन दोनों के केस में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें है? इसमें इसमें हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट है। इसमें माइनस आई इफेक्ट है बट कम है। इसके केस में तो है ही उल्टा प्लस आई इफेक्ट। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक विल बी दिस, उससे कम ये, और सबसे कम ये। ठीक है। इतना क्लियर होता है आपके पास? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कहाँ पे सॉल्व किया जाए? इस क्वेश्चन को यहाँ ऊपर सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक। सेकंड पार्ट में क्या करना है? 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल, इनकी रिएक्टिविटी ढूंढनी है टुवर्ड सोडियम। इनमें भी एक्चुअल में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ ही देखनी है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। हमारे पास रिएक्शन क्या था कि जब भी अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और ये वाला सॉल्ट कितनी जल्दी बनेगा? जितनी जल्दी यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा। और प्रोटॉन रिलीज कितनी जल्दी होगा? जितना आपका अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। इनमें भी एक तरह की अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को ही कंपेयर करना है। ठीक है। अब देखते हैं, इन सभी का स्ट्रक्चर बनाने के बाद पता लगेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें थोड़ा सा मेरे को ना वेट करो, ये इसको इरेज करने दो। चलो, अब इसमें देखो,
2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 पे मिथाइल लगा है, मतलब है कितना? प्रोपेनॉल 3 कार्बन है मेन चेन में, मेन चेन कंटेन्स 3 कार्बन। ओके, उसके बाद 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ओहो, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है सेकंड वाले कार्बन पे, और 2 पे ही ओल लगा है, तो इसके ऊपर ही OH लगा है। ओके, और बाकी इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। ये है आपके पास 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्या है? 1 ब्यूटेनॉल, मतलब CH3 CH2 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 OH, दिस इज 1 ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट इज 2 ब्यूटेनॉल, CH3 CH OH CH2 CH3। ठीक, दिस इज 2 ब्यूटेनॉल, दिस इज 1 ब्यूटेनॉल, दिस इज आपके पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। इसके केस में इस कार्बन को 3 साइड से प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसको उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जितने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिलेंगे उतना ही ये प्रोटॉन को नहीं छोड़ेगा, इसको जरूरत ही नहीं है प्रोटॉन छोड़ने की। ठीक है, तो इसके केस में तो काम मुश्किल होने वाला है। इसके केस में आपके पास इस कार्बन को सिर्फ एक साइड से ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस साइड से। ठीक है, तो इस कार्बन को इतने इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, हालांकि ये भी शो प्लस आई इफेक्ट ही करवा रहा है, बस इसका प्लस आई इफेक्ट जो है वो लेस है एज कंपेरिजन टू दिस। और इस कार्बन को इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और तब ये इसको देगा। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें तो हाईएस्ट होगा प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी, प्लस आई इफेक्ट आने से क्या होता है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम एसिडिक होगा आपका अल्कोहल, और जो अल्कोहल कम एसिडिक है वो सोडियम के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट जिसमें हाईएस्ट है, इट मीन्स वो उसकी जो रिएक्टिविटी टुवर्ड सोडियम है वो लोएस्ट है। ठीक, तो मतलब रिएक्टिविटी में सबसे पहले नंबर पे कौन, सबसे लास्ट वाले नंबर पे कौन, पहले नंबर पे कौन होगा? सबसे पहले वाले पे देखते हैं, प्लस सबसे पहले वाले पे ये होगा। ठीक है, दूसरे वाले पे ये होगा, तीसरे वाले पे ये होगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, तो इट मींस सबसे पहले रिएक्टिविटी में कौन आता है? 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। दूसरे नंबर पे 2 ब्यूटेनॉल, तीसरे नंबर पे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आता है रिएक्टिविटी में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हिच वी हैड डन। सेकंड में आपको उसने पूछा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। ये जो आगे प्रॉपर्टी इंडिकेट करी है उसके अकॉर्डिंग आपने अरेंजमेंट करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? पैरानाइट्रोफेनॉल, इथेनॉल और फिनोल का एसिडिक करेक्टर, पहले इन सभी का स्ट्रक्चर बनाना है। जब भी प्रॉपर्टी देखनी है उससे पहले स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफेनॉल। इथेनॉल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। फिनोल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, दिस इज फिनोल। ओके, हमें पता है फिनोल से प्रोटॉन निकालना अल्कोहल्स के कंपैरिजन में इजी होता है, हमने ये क्वेश्चन बड़ी बार करा है। क्यों? क्योंकि ये जो फेनोक्साइड आयन होता है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है। ओके, क्लियर? तो इट मींस अगर इन दोनों का पूछा जाए तो इन दोनों का हमें क्लियर कट पता है कि इसमें से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस। और ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये कौन सा इफेक्ट शो करवाता है? -R इफेक्ट और -I इफेक्ट। दोनों इफेक्ट किसके फेवर में है? इसका -R और -I इफेक्ट बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जब वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो आगे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, उसकी वजह से प्रोटॉन निकालना और इजी हो जाएगा। तो इसमें प्रोटॉन निकालना इससे फिनोल के कंपैरिजन में भी इजी है, इससे भी इजी है। तो इट मींस पहले नंबर पे कौन आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में? दिस। दूसरे पे दिस, तीसरे पे दिस। ठीक है,
तो ये ऑर्डर हो गया एसिडिक कैरेक्टर का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड पार्ट इसका, प्रोपेनॉल, प्रोपेन, प्रोपेनल, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट को क्या चीज इफेक्ट करती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितने स्ट्रांगली इंटरेक्ट हो रहा है। जितने ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट हो रहा होगा उस मॉलिक्यूल को इवेपोरेट करना उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर उसके सराउंडिंग वाले मॉलिक्यूल उसको स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे तो इवेपोरेट नहीं होगा। अगर इवेपोरेट नहीं होगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। ठीक है, तो इट मींस बॉइलिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। अब स्ट्रक्चर देखते हैं कौन कौन से बोले इन्होंने। प्रोपेनॉल बोला, प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2 OH। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली लिंक हो उस टाइम ये क्या करवाता है, ये करवाता है H बॉन्डिंग। ठीक है, तो इट मींस जो इथेनॉल है उसमें क्या होता है, उसमें होती है H बॉन्डिंग। उसमें इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस बॉन्ड से अटैच होता है, H बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्मूला अगला था प्रोपेन। प्रोपेन क्या है, CH3 CH2 CH3। एक प्रोपेन दूसरे प्रोपेन को कैसे इंटरेक्ट करेगा, वेंडरवॉल फोर्स से। वेंडरवॉल फोर्स या लंडन फोर्स भी बोल सकते हो, जो बहुत ज्यादा वीक होती हैं। ओके, और तीसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, प्रोपेनल। प्रोपेनल का फॉर्मूला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अल मतलब एल्डिहाइड है ना ये पोलर मॉलिक्यूल है। ये वाला ग्रुप पोलर ग्रुप होता है ना, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इसमें कौन सी इंट्रैक्शन होंगी, डायपल डायपल इंट्रैक्शन। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स में आपस में कौन सी इंट्रैक्शन होती हैं, डायपल डायपल इंट्रैक्शन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाली फोर्स कौन सी है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो कौन है, इथेनॉल। उससे वीक फोर्स कौन सी है जो मॉलिक्यूल में हो सकती है, वो है डायपल डायपल इंट्रैक्शन। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, इथेनॉल। और वेंड्रवल फोर्सेस तो बहुत ज्यादा वीक हैं, तो एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। और जब स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं करेगा तो उसको, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये इन दोनों के साथ स्ट्रांगली जुड़ा ही नहीं हुआ, तो इसको इवेपोरेट करना बड़ा इजी है, थोड़ी सी हीट दो लेके बाहर। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज इट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, प्रोपेनॉल का हाईएस्ट बॉइलिंग, प्रोपेनॉल सॉरी इथेनॉल नहीं, ये प्रोपेनॉल है, मैंने यहाँ से गलती से नाम इथेनॉल लिख दिया, इट इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट, प्रोपेनॉल का सेकंड नंबर पे, एंड प्रोपेन का थर्ड नंबर पे। ओके, बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस ये याद रखना। ओके, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि मॉलिक्यूल कैसा है, उसमें एच बॉन्डिंग हो सकती है, उसमें डायपल डायपल इंटरेक्शन होनी है, उसमें वैंडरवॉल फोर्सेज आनी है, उसमें लंडन फोर्सेज आनी है, कौन सी फोर्सेज आनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन सबसे पहले ये देखना है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कैसे मैं अभी इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, दे आर सेइंग टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो होगी दैट इज लेस रिएक्टिव देन एसिडिक देन। जब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में सेंटर वाले कार्बन की बजाय सिलिकॉन आ जाए, ऑल्दो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन, व्हाई। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ही ना समझ आया हो। ठीक, एक बार मैं आपको दोबारा क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। ठीक, इसमें क्या आएगा आपके पास, CH3 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 OH, इसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अब इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, SI CH3 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 OH।
ओके, ये आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक। तो लॉजिकली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है 2.5 के अराउंड, सिलिकॉन की होती है 2.2 के अराउंड। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सॉरी देन सिलिकॉन, नॉट ऑक्सीजन, ठीक। तो इट मीन्स कार्बन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ज्यादा विड्रॉ करेगा, ज्यादा एक्सटेंड में विड्रॉ करेगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन इतने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा। कार्बन अगर ज्यादा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन जल्दी प्रोटॉन को बाहर निकालना चाहिए, और सिलिकॉन अगर कम विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को इतनी जल्दी बाहर निकालना नहीं चाहिए। तो इट मीन्स इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए इससे, ठीक है, लॉजिकली ये बनता है, ठीक है। बट एक्चुअल में उल्टा है, इट इज मोर एसिडिक देन दिस वन, बट वाई एंड हाउ, ये भी लॉजिक ही है, ठीक है। इसका रीजन छुपा है इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और ये सेंटर वाला जो सिलिकॉन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। वो कैसे, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3, 2d होता है, 2d होता ही नहीं है, डी की स्टार्टिंग 3 से होती है। और सिलिकॉन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ पे 2p3 नहीं 2p2 होता है, 3p2 3d0, 3d होता है, खाली होता है, सिलिकॉन में 3d होता है। ये जो खाली 3d है इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। खाली 3d का मतलब क्या है कि अगर सिलिकॉन का एटम ये है तो इसके अराउंड एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ऐसे जो भी होंगे ऐसे होते हैं ना ऑर्बिटल, मैं एग्जैक्ट शेपिंग नहीं कर रहा, वो आपको आती है +1 में पढ़ी होगी, ठीक है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होने का क्या बेनिफिट है, उसका बेनिफिट समझ में आता है जब ये अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा। कर देगा तो क्या होगा, चाहे ना भी करे, पर चलो मान लो कर देगा, तब क्या होगा, तब ये ओ नेगेटिव की फॉर्म में होगा। लोन पेयर भी किसी ना किसी ऑर्बिटल में पड़े होते हैं ऐसे, ओके। और सिलिकॉन के ऊपर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो ये वाला एम्प्टी डी ऑर्बिटल इस लोन पेयर को अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है। कैसे, इसको बोलते हैं, इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, इसका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, डी, और इसका कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, पी, इसको बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। दिस इज डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग हो रही है किसमें, सिलिकॉन के केस में, जिसकी वजह से जब ये आपका ओ नेगेटिव आयन बनाएगा, जब यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, ये वाला प्रोटॉन अगर निकल जाए और ओ नेगेटिव बन जाए, उस टाइम जो आपके पास ये वाली स्पीसीज बनेगी उसको स्टेबलाइज कर रहा है। ऐसा होना इस नेगेटिव को डिस्पर्स करने के बराबर है ना, इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स हो रहा है ये वाला नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो तो प्रोटॉन निकालने के बाद जो स्पीसीज बच रही है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है। अगर वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोटॉन इजिली रिलीज करेगा। अगर ये इजिली रिलीज करेगा प्रोटॉन को तो इट मीन्स इट इज मोर एसिडिक देन दिस वन। So this is the reason. Empty d orbital of silicon is the reason that this compound is more acidic than this one. Okay. So this is very important question. और कई बार ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में भी बनता है। ये हो सकता है बोर्ड में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को ना मिले, इतना डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं डालते वो, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल है। बट आपका जो कंपटीशन में है, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन देखने को पक्का मिल सकता है। कई बार ऐसे वाला ट्रिकी क्वेश्चन डाले होते हैं, ओके, कि बताओ इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा। ऑप्शन में आपके पास ये भी होगा और ये भी होगा, बट उनको होना कि बच्चे ने यही टिक करना है, बट एक्चुअल में होना उल्टा है ये वाला, क्योंकि इसका लॉजिक ये है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ऑन सिलिकॉन विच विल प्रमोट बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से प्रोटॉन निकालना ईजी होगा। या ऐसा बोल लो कि जब ये प्रोटॉन छोड़ देगा तो जो स्पीसीज बन रही है वो बैक बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल होगी। बट इट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन्स is always carried out in the presence of concentrated H2SO4.
नॉट विद कंसंट्रेटेड HCl और HNO3। वाई? आपने देखा होगा ये रिएक्शन, अगर आपको नहीं याद आई तो इसकी एक एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ फटाफट। इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करवानी है, मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, तो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं एट 443 केल्विन, जिसकी वजह से क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है, प्लस वाटर इज रिलीज। यहाँ से OH नेगेटिव आयन निकल जाता है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकल जाता है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये आ गया डबल बॉन्ड। ठीक। बट इसका मैकेनिज्म अगर करना है तो मैकेनिज्म भी एक बार दोबारा फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। एसिड का जो प्रोटोन है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, जिसकी वजह से आपके पास ये बन जाता है। उसके बाद यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाता है, आपके पास ये वाला कार्बोकटायन बन जाता है। ठीक। तो यहाँ से ये वाला कार्बन अपना प्रोटोन रिलीज करवा देता है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। ये था मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मैकेनिज्म में ही इसका आंसर छुपा है। अब डिहाइड्रेशन के दौरान आपको पता लग गया कि अगर डिहाइड्रेशन अल्कोहल की H2SO4 की प्रेजेंस में हो तो प्रोटोन H2SO4 देता है ना। ओके। तो ये काम तो HCl भी कर सकता है, ये भी तो एसिड है, ये भी H पॉजिटिव आयन दे सकता है, और HNO3 भी कर सकता है, ये भी एसिड है। तो H2SO4 में ही ऐसा क्या खास है? इसको ही कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि जब भी डिहाइड्रेशन होनी है कंसेंट अब H2SO4 को मिलेगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट डिहाइड्रेशन वाला। उसका रीजन भी छुपा है। HCl के केस में क्या होगा, प्रोटोन चलो रिलीज कर देगा, ये जो Cl नेगेटिव आयन ये छोड़ेगा साथ में, HCl Cl नेगेटिव आयन भी तो छोड़ेगा। ये जो Cl नेगेटिव आयन है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, ये इस प्रोटोन के ये यहाँ पे इस स्पीसीज के ऊपर ही अटैक कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, सब्सटीट्यूशन हो जाएगी। आपने सब्सटीट्यूशन नहीं करवानी है, आपने एलिमिनेशन करवानी है। रिएक्शन में एलिमिनेशन करवाते हो ना, डिहाइड्रेशन का मतलब एलिमिनेशन है। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप है, सब्सटीट्यूशन थोड़ी ना करवानी है। तो HCl तो इसलिए कांटा मार दिया, HCl के ऊपर HCl नहीं हो सकता। और दूसरी बात HNO3 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको भी कांटा ही मारना पड़ेगा फिर। क्यों? HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा HNO3, तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके सबसे पहले बना देगा एल्डिहाइड, उसके बाद और अगर ऑक्सीडाइज कर दिया तो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। OH ग्रुप को कन्वर्ट करके एल्डिहाइड ग्रुप में भेज देगा, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भेज देगा। तो डिहाइड्रेशन तो ये भी नहीं करवा रहा, करवानी तो डिहाइड्रेशन है, ये अपना ही लागी काम लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बचता क्या है, H2SO4। अब आप बोलोगे कि सर H2SO4 कैसे? H2SO4 भी जब एक प्रोटोन रिलीज करवाता है तो HSO4 नेगेटिव बनाता है और प्रोटोन छोड़ता है। चलो प्रोटोन ने अपना काम करवा दिया, ये जो HSO4 नेगेटिव बना है ये भी तो इस कार्बोकटायन के ऊपर अटैक करवा सकता है, ये भी तो सब्सटीट्यूशन करवा देता है, बट ये ऐसा बहुत कम करता है क्योंकि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, और स्पेशली 443 केल्विन पे ये बिल्कुल भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो तब ये सब्सटीट्यूशन करवाने के लिए बिल्कुल नहीं जाता। उल्टा इसको होता है कि मेरा प्रोटोन वापस लेके आओ, तो उल्टा ये कहता है मेरे को, क्योंकि बल्कि है ना ये, बल्कि भी है, और ऊपर से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन है इसकी रेजोनेंसेस। क्योंकि रेजोनेंसेस की वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव एक जगह टिकेगा ही नहीं, कभी इसका ऑक्सीजन के ऊपर, कभी इस ऑक्सीजन के ऊपर, कभी इस ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से अटैक कहाँ से करवाना है इसको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, ये रीजन है कि H2SO4 का जो HSO4 नेगेटिव बनता है वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। ओके, न्यूक्लियोफाइल होता है बट वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, जो कि इस कंडीशन के ऊपर 443 केल्विन के ऊपर इसके ऊपर इस कार्बोकटायन के ऊपर अटैक करके सब्सटीट्यूशन नहीं करवा सकते। तो इसलिए इन तीनों एसिड्स में से एक ही बचता है जो डिहाइड्रेशन के लिए करवाया जा सकता, यूज किया जा सकता है, दैट इज H2SO4। ओके, इन दोनों को यूज करोगे तो यू विल गेट, HCl को यूज करोगे यू विल गेट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट विच विल बी क्लोरोअल्कीन,
एंड HNO3 की वो यूज कर लोगे तो इसने तो ग्रुप ही फंक्शन ग्रुप ही चेंज कर देना है। ये फंक्शन ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाने में चला जाएगा क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करा हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। दे आर सेइंग 3,3 dimethyl butane 2-ol loses a molecule of water in the presence of concentrated H2SO4 to give tetramethyl ethylene as the major product. Suggest a suitable mechanism. पहले ये देख लेते हैं रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या था। 3,3 डायमेथाइल ब्यूटेन 2-ol, इसका हम रिएक्शन इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा वो। प्रोडक्ट क्या बना है? टेट्रामेथाइल इथिलीन। टेट्रामेथाइल इथिलीन का मतलब है इसकी डिहाइड्रेशन करवा के ये बना है। बट मेरे को तो लग रहा है कि ये बनना ही नहीं चाहिए था एक्चुअल में। अगर इसकी डिहाइड्रेशन होगी तो अगर हम देखें, मैं चलो मैकेनिज्म में चले जाते हैं इसके। प्रोटोन अटैक करवाएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करवाएगा, क्या बनेगा? ये बन गया। उसके बाद यहाँ से प्रोटोन रिलीज हो जाएगा, और सॉरी वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल गया। ये बचा क्या? यू गॉट दिस, ये वाला कार्बोकटायन एंड CH3। उसके बाद इसने प्रोटोन लूज करना है, वो यहाँ से लूज करेगा क्योंकि इस वाले कार्बन पे तो है ही नहीं प्रोटोन। तो प्रोटोन लूज करेगा तो यहाँ पे, यहाँ से प्रोटोन लूज होगा तो क्या बन जाएगा? CH3 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 C डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोडक्ट तो ये बनना चाहिए था, इन्होंने अपना ही अलग ही प्रोडक्ट बना दिया। ये कैसे बना दिया जी? क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, इससे ये प्रोडक्ट बनना है, बट प्रोडक्ट तो इन्होंने ये दिखाया हुआ है। हाउ इज इट पॉसिबल कि ये प्रोडक्ट बनाओ ये वाला? इसका रीजन है मिथाइल शिफ्ट, या 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोल लो। क्यों 1,2 मिथाइल शिफ्ट? अच्छा, शिफ्टिंग करवाने को इनकरेज किसने किया? कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बन जाएगा। कैसे? ये कौन सा कार्बोकटाइन है? 2 डिग्री। और अगर यहाँ पे कार्बोकटाइन आ जाए तो कितना, कौन से डिग्री का कार्बोकटाइन बनेगा? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? हेलो? यस सर। मेरे फोन से ही मेरा कनेक्शन टूट गया। ओके, तो मैं कह रहा था अगर इस कार्बन के ऊपर कार्बोकटाइन बने तो दैट विल बी 3 डिग्री, और अगर इस कार्बन के ऊपर कार्बोकटाइन बनेगा दैट विल बी, सॉरी इस कार्बन के ऊपर नहीं, इस कार्बन के ऊपर जो कार्बोकटाइन बना है वो 2 डिग्री है। तो यू नो दैट 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो सकती है। हमने ये कंसेप्ट बड़ी बार देखा। क्या? यहाँ से CH3 यहाँ लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पहले कार्बोकटाइन स्टेबल वाला बनेगा। कैसे बनेगा? CH3 C, यहाँ पे कार्बोकटाइन बन गया। ओके, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। यहाँ पे इसके ऊपर H होता है, यहाँ से हाँ H मैंने जी। खाया हुआ है। ठीक है, ये H, और इसके ऊपर CH3 लग गया, और ये H3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेट्सफ रूल ये वाला कार्बोकटायन कहाँ से प्रोटॉन रिलीज करवाएगा? इस वाले कार्बन से प्रोटॉन रिलीज करवाएगा। ठीक है, इस प्रोटॉन को ऐसे लिख दूं तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला प्रोटॉन यहाँ से निकल के बाहर। तो आपके पास क्या बन जाएगा? अगर इसका कर दें, प्रोडक्ट बना दें, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया बट चलो कोई नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड C, प्रोटॉन निकल चुका है, क्या बन गया? CH3 CH3।
बन गया वही वाला प्रोडक्ट जो चाहिए था, ये वाला प्रोडक्ट बोला था ना उन्होंने। तो इसका आंसर मैकेनिज्म में छुपा है, इसलिए बोलते हैं कि डायरेक्ट नहीं रट्टा लगा लेना कि हाँ भाई, रट्टा लगाना चलो कुछ हद तक ठीक रहता है, ये अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनता है, ओके। बट अगर रट्टे से चलें तो इसकी इस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से ये वाला एल्कीन बनना चाहिए था, बट एक्चुअल में ये वाला एल्कीन बना ही नहीं है। बना कौन सा है? ये वाला। क्योंकि कार्बोकैटायन बिफोर कन्वर्टिंग टू द एल्कीन इट शोड अ रीअरेंजमेंट, और उस रीअरेंजमेंट को ड्राइव किसने किया? कई बार क्वेश्चन आता है कि रीअरेंजमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पाई? वो फोर्स है कार्बोकैटायन का 2 डिग्री से 3 डिग्री बनना, स्टेबल होना। क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये यहाँ पे कार्बोकैटायन 3 डिग्री, 3 डिग्री होगा। ये रीजन है जिसने कार्बोकैटायन बनने को हेल्प करी है, ओके। दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 6, अनलाइक फिनोल्स अल्कोहल्स आर इजिली प्रोटोनेटेड। ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन और बड़ी बार आता भी है, ठीक है। अल्कोहल्स को इजिली प्रोटोनेट किया जा सकता है फिनोल्स के कंपैरिजन में, क्यों? और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता दिया हुआ है, उसका रीजन क्या है? कंपैरिजन करते हैं अल्कोहल का और फिनोल, ठीक है। फिनोल के केस में इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, अब अगर इस अल्कोहल को अपने इस ऑक्सीजन के थ्रू किसी प्रोटॉन के ऊपर अटैक करवाना होगा तो नहीं करवा पाएगा इजिली, क्योंकि इसके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। वेयर एज जो सिंपल अल्कोहल होते हैं, सॉरी ये अल्कोहल नहीं, ये फिनोल था, जो अल्कोहल होते हैं उनके केस में ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा उनके केस में जो अल्काइल ग्रुप होता है वो उसको प्लस आई इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन डेंस करता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन बड़े आराम से किसी उस दूसरे प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जो अल्कोहल होते हैं उनका जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जो फिनोल्स होते हैं उनका जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें रेजोनेंस होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिच क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये रीजन है अल्कोहल और फिनोल का, कि अल्कोहल्स आर इजिली प्रोटोनेटेड एज कंपेरेटिव टू फिनोल्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ओके। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपको? हेलोल्केन्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड वेयर एज हेलोरीन्स कैन नॉट, व्हाई? इसका रीजन भी बड़ी बार क्वेश्चनों में डिस्कस हो चुका है कि हेलोल्केन को इजिली प्रिपेयर किया जा सकता है अल्कोहल से, क्यों? क्योंकि हेलोरीन में आपका कोई भी हेलाइड आयन इजिली अटैक करेगा और यहाँ से सब्सटीट्यूशन करवा देगा, ओके। तो आपके पास हेलोल्केन बन जाते हैं और OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाता है। वेयर एज अराइल हलाइड्स जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करवाते, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं होता क्योंकि बेंजीन एक तो न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर अटैक करने देता नहीं है, वैसे भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, रेजोनेंस में देखा हुआ है हमने, ओके क्लियर। तो ये रीजन है आपके पास कि जो हेलो अल्केन्स हैं दैट कैन नॉट बी, दैट कैन इजिली बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स वेयर एज अराइल हलाइड्स कैन नॉट बी। ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is correct method for synthesis of tertiary butyl ether and why? टर्शरी ब्यूटाइल ईथर को बनाने के लिए दोनों में से कौन सा मेथड सबसे सूटेबल है और क्यों? इसमें देखना है और दोनों में, मतलब दोनों में देखना है एक तरह से।
इसमें CH3 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 Br प्लस Na पॉजिटिव O नेगेटिव Me, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, क्लियर। अगर ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन है, जो कि SN2 मैकेनिज्म से ही होनी है, ठीक, तो होगा क्या, ये इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करवा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बल्कीनेस बहुत है इस कार्बन के अराउंड। तो उल्टा होगा क्या, ये साइड वाले मिथाइल का ही प्रोटॉन लेके चलता बनेगा, ये वाला। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, SN2 ना होके कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स में, तो एलिमिनेशन की वजह से MEOH बन जाएगा, इसके साथ H जुड़ जाएगा ना यहाँ से, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। आपने तो टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है। क्या बनाना है, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। क्या स्ट्रक्चर होता है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर का, ये रहा टर्शरी ब्यूटाइल और इस साइड मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, ये वाला बनाना है। तो इससे तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगले ये दूसरे वाले से देखते हैं, इससे पॉसिबल है। CH3, थोड़ा सा इसको अलग से लिखते हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे लिख करके लिख रहा हूँ मैं। इसको लिखूंगा मैं CH3 Br प्लस CH3 3 CBr और COH। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा हुआ है ना उन्होंने, OH नहीं, यहाँ पे ONA लिखा हुआ है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल लिखा हुआ है। तो टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब यही होता है, जहां भी आपको टर्शरी ब्यूटाइल लिखा दिखा मिल जाए ना, टर्शरी ब्यूटाइल, उसका मतलब होता है C के साथ 3 CH3, ये इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल के साथ NaO ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे मैंने ये ग्रुप लगा दिया। यहाँ से ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो जनरेट होगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस C के ऊपर इजिली अटैक करके यहाँ से Br नेगेटिव आयन को निकाल सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो क्या बनेगा, NaBr, ये बन गया आपके पास ईथर, जिसके एक साइड मिथाइल लगा हुआ है, एक साइड टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वही वाला बन गया मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, गॉट इट। और यहाँ पे NaBr इज दी साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ऐसा वाला मैंने आपको शायद एग्जांपल भी करवाया था नोट्स में। नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ। कंडीशनें देख लेना, ETOH एंड हीट। ओके, ETOH एंड हीट। तो इसके केस में क्या होगा, ETOH जो है, ETOH का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ET, इथाइल CH3 CH2OH, इसको बोलते हैं ETOH यहाँ पे। क्लियर। और इसमें ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, ये मैंने क्या, सॉरी हाँ न्यूक्लियोफाइल ही है, ये न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे H की बजाय ये होता है ना CH3 CH2, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड होता है, तो उसके केस में पहले ही न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में होता है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता अगर आपके पास इथॉक्साइड आयन होता। बट यहाँ पे इथेनॉल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है बट इतना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं। ठीक है, तो अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनको वेट करना पड़ता है। एक्चुअल में मैंने अभी तक वो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का वीडियो नहीं बनाया, इस संडे मेरे को टाइम लगने दो, मैं वो वीडियो तैयार करूंगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंडीशनें हैं जो सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करती हैं, हालांकि थोड़ा बहुत आपको क्लियर है पहले भी, बट उससे पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंडीशनें हैं जो सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करती हैं, कौन सी कंडीशनें हैं जो एलिमिनेशन को प्रमोट करती हैं। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल है जो आप यूज कर रहे हो, इसका ध्यान रखना। और वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करता है, क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो फटाफट से रिएक्शन करवा के प्रोटॉन निकाल के बाहर ले जाए। ठीक है, जैसे इसमें पिछले वाले में हुआ, इसमें हो गया ना, मैंने बोला ये बड़ा काला वाला है,
ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। तो इसलिए ये कार्बोकटायन बनने की वेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर कार्बोकटायन बनने की वेट कर लेता फिर तो क्या होता, फिर तो ये यहीं पे अटैक करवा देता इस कार्बन के ऊपर ही, फिर तो आपका ये वाला ईथर इससे भी बन जाता इसकी वजह से। ठीक। बट अब इसको देखते हैं। अब ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसको वेट करनी ही पड़नी है कि कोई ना कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट इसमें जनरेट हो। ठीक है, तो अब देखें क्या करते करेगा, क्या होगा आगे। CH3 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 ये जो हीट डाली, ठीक है, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो दिख रहा है इसको, उसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में एलिमिनेशन करवाने की थोड़ी सी हिम्मत आ गई। इसने एलिमिनेशन करवा दी, ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली तोड़वा लिया। तो क्या बन जाएगा, इट विल गेट दिस कार्बोकटायन, ये वाला कार्बोकटायन बनेगा। अब ये वाला कार्बोकटायन बना, ये कौन सा कार्बोकटायन है, 1 डिग्री। स्टेबल नहीं है ना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि अगर यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर कार्बोकटायन बन जाए तो वो 3 डिग्री बनेगा, तो रीअरेंजमेंट करवा दो। देयर विल बी 1 2 मिथाइल शिफ्ट, हो गई मिथाइल शिफ्ट। ये आपका हो गया 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अब कार्बोकटायन रेडी है, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक है। अब तो इसको दिख गया न्यूक्लियोफिलिक साइट, अब इसको फटाफट जाएगा किसके ऊपर अटैक करवाने, कार्बोकटायन के ऊपर। तो क्या बनाएगा कार्बोकटायन के ऊपर जब अटैक कर देगा, और इसके ऊपर प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये अब क्या करेगा, जल्दी से यहाँ से प्रोटोन एलिमिनेट करवाएगा, यहाँ से प्रोटोन एलिमिनेट करवाएगा, एंड यू विल गेट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा कंजस्टेड सा बना रहा हूँ मैं। तो OCT CH2 ये क्या है, ये ईथर है। कौन सा ईथर है, क्या नेम है इसका। इसके एक साइड ये वाला ग्रुप लगा है, दूसरे साइड इथाइल ग्रुप लगा है। इसका नेम है इथाइल, ओ सॉरी, इसका नेम है इथाइल टर्शरी पेंटाइल, क्योंकि ये टर्शरी पेंटाइल ग्रुप है और ये वाला इथाइल ग्रुप है, और बाद में ईथर, इथाइल टर्शरी पेंटाइल ईथर। ओके, ये इसका नेम है। आपके पास इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथाइल टर्शरी पेंटाइल ईथर, यहाँ पे लिख दो इथाइल टर्शरी पेंटाइल ईथर। ये ग्रुप, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इट वाज क्वेश्चन नंबर विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नहीं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा, ये मैंने बुक में ढूंढा था कि वाई एनिसोल इज मोर लेस रिएक्टिव देन फिनोल, ये वाला। ठीक है, इसका मैंने आपको रीजन दिया था, बट आप एक बार ये वाला रीजन भी पढ़ लेना, ये भी अच्छा रीजन है। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला हुआ इस मतलब आप एक बार पढ़ लेना, बाद में आप मैं समझाऊंगा अगर आपको नहीं समझ आएगा, एक बार ये खुद पढ़ के देखना ये वाला। ठीक, अगर आपको ये इनका रीजनिंग नहीं समझ आएगा देन वी विल डिस्कस इन क्लास कि वाई एनिसोल इज लेस रिएक्टिव देन फिनोल। हालांकि रिएक्टिविटी में मैंने उस दिन भी बोला था, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता एनिसोल और फिनोल की रिएक्टिविटी में। ठीक, अगर फिर भी ना समझ आए तो देन आई विल डिस्कस इन क्लास। ओके, अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 11.6 क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी साथ, क्वेश्चन नंबर भी यहाँ साथ में लिखा हुआ है, सो दैट आपको बाद में पता हो कि एनसीईआरटी का शायद ये इन टेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक, उन्होंने पूछा है द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। वो तो है ही है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म से ये अटैक इसके ऊपर नहीं करवा पाएगा। मैंने क्या बोला, ये काला वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये जो C2H5O नेगेटिव है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये फटाफट रिएक्ट करवाना चाहता है। ठीक है, फटाफट रिएक्शन करवाने के चक्कर में क्या होगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ से साइड वाले का प्रोटॉन लेके ही निकल जाएगा और उसकी वजह से एलिमिनेशन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है C2H5ONa प्लस CCH3CH3CL, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है इसकी वजह से एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है।
and C2H5OH will be the side product. ओके, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपका ये होता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस। हो सकता है थोड़ा बहुत 5-7% बन भी जाए ये, बट इसकी वजह से, इसकी बजाय ये बनता है। ठीक है, दूसरा रीजन, राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। तो अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर बनाना ही है, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना ही है, ये वाला मतलब, तो क्या करें, उल्टा करो। ठीक है, मतलब ये वाला अल्कोहल से लो, ये वाला अल्काइल हैलाइड लो। ठीक है, मतलब आप कैसे बनाओगे, C2H5Cl, ये वाला अल्काइल हैलाइड लेना है। ठीक है, और जो अल्कोहल लेना है वो लेना है CH3C, CH3O, ये वाला अल्कोहल से लेना है आपने। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो कोई बात नहीं, ये इजिली अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर, यहाँ से Cl नेगेटिव आयन निकाल देगा। तो व्हाट विल यू गेट, C, CH3, CH3, CH3O, C2H5। ओके, ये मेथड बेस्ट है फिर, इस मेथड से बनेगा। इस मेथड से देखने में लगता है बन जाएगा, बट एक्चुअल में बनेगा नहीं। ओके, उसके बाद आपके पास है ये, गिव द मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विद HI। इसको HI से हीट करने पे क्या होगा, इसको HI से हीट करने पे क्या होगा, और उसको HI से हीट करने पे क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, HI का H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, इसका मैकेनिज्म में डिस्कस कर देंगे। CH3, CH2, CH, CH3, CH2O, CH2, CH3। प्रोटॉन जो है वो जब अटैक करेगा H पॉजिटिव आयन के ऊपर, सबसे पहले यही अटैक होता है ना HI का। HI में से सबसे पहले H पॉजिटिव आयन निकला होता है और I नेगेटिव आयन निकलता है। ये जो H पॉजिटिव आयन निकला है उसके ऊपर प्रोटॉन के दोनों लोन पे अटैक कर देंगे, बट यू विल गेट CH3, CH2, CH, CH3, CH2O, CH, CH2, CH3, ये प्रोटॉन बन। ठीक, उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, दोनों में से जिसका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो वाला बना लो। ठीक है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका बनेगा, इसमें SN2 मैकेनिज्म हो सकता है, इसमें SN2 मैकेनिज्म हो सकता है, क्योंकि इसका भी 1 डिग्री बन रहा है, इसका भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, दोनों का 1 डिग्री बन रहा है, तो SN1 से नहीं होगा ये। SN1 से वो वाले रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जिनमें कार्बोकेटाइन को स्टेबल बन रहा हो। ठीक है, तो इसमें आयोडाइड आयन अटैक करेगा, तो किसके ऊपर अटैक करेगा, सबसे इजीली इसके ऊपर अटैक करेगा। मतलब ये SN2 मैकेनिज्म से होने वाला ही है ये वाला स्टेप। ये जो नेक्स्ट स्टेप ये वाला अटैक होना है, ये SN2 मैकेनिज्म से होना है। तो आयोडाइड आयन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो क्या बन गया आपके पास अल्टीमेटली, CH3, CH2, CH, CH3, CH2OH प्लस CH3, CH2I। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ओके, जो अगले वाले हैं इनका भी देखें, इनके लिए भी मैकेनिज्म से ही पता लगेगा कि, मतलब अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि ये वाला मैकेनिज्म SN2 हो सकता है कि SN1 होगा। वो डिपेंड करेगा कि कार्बोकेटाइन अगर कोई बन रहा है स्टेबल तो SN1 से फॉलो हो जाएगा, अगर नहीं बन रहा तो फिर SN2 से ही फॉलो होगा। अगर आपके पास, मतलब SN1 और SN2 फॉलो होना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, पहली बात तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, अगर वो काला वाला है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर क्या होगा, फिर तो SN1 वो SN2 ही होगा। क्लियर, बट अगर कहीं कहीं चांस है स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का, तब SN1 भी होगा। ठीक है, और दूसरा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अभी थोड़ा पेशेंट पेशेंट लेवल का है, मतलब ये आराम से वेट कर लेगा कार्बोकेटाइन बनने की। दूसरा, कार्बोकेटाइन जो बनना है वो भी स्टेबल है। तो ये दो फैक्टर जो हैं वो SN1 मैकेनिज्म को बढ़ावा देते हैं, कि एक आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाने आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, दूसरा कि आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल वाला बन सकता है। ये दो फैक्टर SN1 के लिए फेवरेबल है। अगर उल्टा है कि आपका कार्बोकेटाइन भी, जो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो काला वाला है, वो रिएक्ट करवाना चाहता है जल्दी जल्दी, ठीक है,
तो ये SN2 को बढ़ावा देता है। दूसरा, अगर आपका दोनों में से कोई भी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन रहा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, दैट विल लीड टू दी SN2 मैकेनिज्म। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास सेकंड वाले में क्या है, CH3 CH2 CH2 O C CH3 CH3 CH3, ये था आपके पास। ओके, अब इसको भी अगर HI से रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, सबसे पहले H पॉजिटिव आयन अटैक कर देगा। ठीक, H पॉजिटिव आयन कैसे अटैक करेगा, H पॉजिटिव आयन अटैक विल ऑन, उल्टा बोलेंगे हम, ऑक्सीजन H पॉजिटिव आयन के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाते हैं ना। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 O पॉजिटिव, इसके ऊपर लोन पेयर भी होगा H C CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे I नेगेटिव। अब इसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2 SN1, क्यों, क्योंकि ये वाला इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा इस ग्रुप का, वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इस ये बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा। क्लियर, तो इससे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH प्लस C CH3 CH3 CH3, ये कार्बोकेटाइन बन गया। इसके ऊपर आयोडाइन अटैक कर देगा। ओके, इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, SN1। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, ये वाला अल्कोहल बन जाएगा, प्लस C CH3 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 प्लस I, और ये वाला आयोडोअल्केन बन जाएगा। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके, एंड दिस इज अल्कोहल। ओके, ये बनेगा इसमें। तो प्रोडक्ट का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसका राज किसमें छुपा है, मैकेनिज्म में। अब थर्ड, थर्ड भी कर देते हैं, कौन सा है आपके पास, ओहो, यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे CH2 है, ये मैं बुक से देख रहा हूँ, बुक से नहीं सॉरी, ये मेरे अपने जो नोट्स वाला बनाया हुआ है उसमें देख रहा हूँ, उससे देख रहा हूँ। तो उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है ना, थर्ड पार्ट इसका, इसी को कर रहा हूँ मैं। अब इस पे भी HI का रिएक्शन देखना है। तो इसका HI के ऊपर HI, H पॉजिटिव आयन H नेगेटिव आयन। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, अब इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, अगर यहाँ से बॉन्ड टूटे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएं, तो आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी वेरी वेरी स्टेबल, जिसको बेंजाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा, प्लस आपके पास इसके ऊपर 2 OH लग गए हैं। ओके, क्लियर। तो होगा क्या, अब ये I नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया बेंजाइल आयोडाइड, और साथ में इसका नेम क्या है, बेंजीन 1,4 डाइयोल। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी फिनोल। हालांकि ऐसा बोलना चाहिए ना, नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल कंपैटिबिलिटी वाले हैं, तो इसको हाइड्रोक्सी लिखना थोड़ा जचता नहीं है, बट अगर ऐसा लिखा हो तो समझ जाना यही है, डाइयोल। ओके, तो ये आपके पास इन तीनों रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा वो पता लगा लिया हमने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अब ये इन टेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। इन टेक्स्ट प्रॉब्लम में ये जो फर्स्ट है 11.5, इसमें आपने क्या करवाया हुआ है, यू नीड टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या कर रहे हैं, एल्कीन की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। पता है एल्कीन की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। कौन सा अल्कोहल बनता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल बनता है। तो इसमें फर्स्ट तो मुश्किल है ही नहीं है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो पहले प्रोटॉन अटैक करेगा, जैसा बोल लो कि डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेंगे और प्रोटॉन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये वाला कार्बोकेटाइन जब बन जाएगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब ये वाला कार्बोकेटाइन रिएक्शन करवाएगा
वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, क्या बन जाएगा? और यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो गया, उसको वापस भी तो देना है, वो धारा लिया था वाटर से, ओ एसिड से, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट है, प्रोपेन टू ओल CH3 CHOH CH3, इसका नेम है प्रोपेन टू ओल। इसका दूसरा नेम भी है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और आजकल इसकी बड़ी डिमांड है। क्यों? सैनिटाइजर में यही होता है, सैनिटाइजर्स में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। वैसे तो कई सैनिटाइजर में एथेनॉल भी यूज किया जाता है, ठीक है, बट एथेनॉल जो है वो इजीली ड्राई नहीं होता, वो हाथ पे चिपचिपा सा लगा रहता है, थोड़ी ज्यादा देर रिटेन रहता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज्यादा वॉलेटाइल होता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, क्योंकि इसकी जो एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की दूसरे आइसोप्रोपाइल के साथ जो बॉन्डिंग होती है ना, एच बॉन्डिंग, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो आजकल के सैनिटाइजर्स में जो पड़ता है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, चाहे देख लेना कॉम्पोजिशन चेक करके। कईयों में इथेनॉल भी होगा, बट उन जिनमें इथेनॉल होगा उनकी वो जो ड्राई जो जल्दी नहीं होते, उसमें फिर हाथ में वो चिपचिपी सी, मतलब क्या कह सकते हो, खुंदक सी चढ़ती है कि ये क्या हो गया हाथ को, ठीक है। बट जिनमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा उनकी वो जल्दी फटाफट से ड्राई हो जाते हैं, जैसे ही आपने हाथ रब किया वैसे ही आपका हाथ साफ, मतलब बिल्कुल ड्राई ड्राई हो गए, इसलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, जो प्रोपीन की हेल्प से बना सकते हो, प्रोपीन की हाइड्रोलिसिस करवा के। सेकेंड, अब सेकेंड रिएक्शन में क्या है? सेकेंड रिएक्शन में आपके पास है, इसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये सिर्फ रिडक्शन किसकी करवा पाता है? ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप की रिडक्शन करवा पाता है। ये कौन सा ग्रुप है? ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर की रिडक्शन नहीं करवा पाता। और कीटो ग्रुप की रिडक्शन से क्या बनता है? हमने अल्कोहल की प्रेपरेशन में ये करा हुआ है, अगर इसकी रिडक्शन कर दो तो क्या बनता है? ये OH बन जाता है और इस कार्बन के ऊपर भी H लग जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तभी कहते हैं कि टोन्स की रिडक्शन से जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। तो बना दो 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। व्हाट विल यू गेट? ये वाला जो ग्रुप है ये एज इट इज रहा, ये वाला सारा का सारा ये मैं लिख नहीं रहा अभी, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे एक H लग जाएगा, ओके। मतलब यहाँ पे ना भी दिखाओ तो भी चलेगा। तो ये आ गया आपके पास सेकंड का प्रोडक्ट। थर्ड का, थर्ड के केस में CH3 CH2 CH CHO एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करवा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से। फिर वही बात, मैंने क्या बोला था, एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करोगे तो क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन्स की रिडक्शन करोगे तो क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनता है? कीटोन। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे, ये भी हमने पढ़ा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, तो क्या बनता है? एल्डिहाइड, ओके। और फर्दर हो गए ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, वो बात की बात है ना, ठीक। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, इसने रिडक्शन करवानी है इस ग्रुप की, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH CH3 CH2OH, you will get this alcohol as a product, okay. That's it with this question. Now we will move to the next question. Question number 11.11, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, अभी क्योंकि बस हो गई आपकी, तो ये होमवर्क है, देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन है। 11.11 इनको खुद अपनी रेफरेंस बुक से देख लेना। 11.17 नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 11.20 एंड 11.28, ओके दैट्स इट। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT से जो मैंने मार्क करे थे, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे।